प्रिय व्यूअर्स, आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के मद्देनजर हमारी टीम ने आपके लिए जून 2019 से अप्रैल 2020 तक के समसामयिक घटनाओं का विषयवार संकलन तैयार किया है। इसके लिए दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल के साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन को विषयवार संकलित किया गया है। इसके जरिए आप राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं का एक साथ क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर एक रिवीजन वीडियो के साथ पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए उपयोगी साबित होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक अल्टीमेटम जारी किया है। एनजीटी ने मंत्रालय को ऐसे आरओ सिस्टम्स पर बैन लगाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है जिनसे लगभग 80% जल की बर्बादी होती है। यह अल्टीमेटम एनजीटी द्वारा मई में दिए गए एक आदेश के मद्देनजर दिया गया है, जिसके तहत आरओ सिस्टम से होने वाली जल की बर्बादी की 60% से अधिक रिकवरी को अनिवार्य किया गया था। एनजीटी ने आदेश में कहा है कि मंत्रालय 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम टीडीएस यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स वाले आरओ सिस्टम्स को बैन करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करे। एनजीटी ने कहा कि मंत्रालय नोटिफिकेशन में यह प्रावधान भी करे कि आरओ सिस्टम से बर्बाद हुए जल का घरेलू कामों, वाहनों की धुलाई आदि में उपयोग किया जा सके। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने मिशन इनोवेशन के तहत इनोवेशन चैलेंजेस की फेस टू फेस मीटिंग का उद्घाटन किया। इस मीटिंग का उद्देश्य मिशन इनोवेशन से हुए लाभों और 2020 तक की इसकी योजनाओं पर विचार विमर्श करना है। मिशन इनोवेशन को प्रभावी बनाने के लिए क्लीन एनर्जी इनोवेशन में मौजूद कमियों को पहचानना और 2020 के बाद भी उन्हें दूर करना इसका दूसरा बड़ा मकसद है। आपको बता दें कि मिशन इनोवेशन की शुरुआत यूएनएफसीसीसी के COP21 सम्मेलन में भारत, फ्रांस और यूएसए के प्रयासों से की गई थी। ग्लोबल क्लीन एनर्जी इनोवेशन को गति प्रदान करने के लिए यह यूरोपियन यूनियन और 24 देशों की एक वैश्विक पहल है। इस पहल के अंतर्गत सदस्य देश 5 सालों में क्लीन एनर्जी में अनुसंधान और विकास में सरकारी निवेश को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में निजी क्षेत्र के निवेश को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। मिशन इनोवेशन के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए 8 इनोवेशन चैलेंजेस की पहचान की गई है। इसमें स्मार्ट ग्रिड्स, विद्युत तक ऑफ ग्रिड पहुंच, कार्बन कैप्चर, सतत जैव ईंधन, सौर प्रकाश का परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा सामग्री, इमारतों का वहनीय ऊष्मन एवं शीतलन और नवीकरणीय और स्वच्छ हाइड्रोजन इनोवेशन चैलेंजेस शामिल हैं। भारत इनमें से स्मार्ट ग्रिड्स, विद्युत तक ऑफ ग्रिड पहुंच और सतत जैव ईंधन इनोवेशन चैलेंजेस में मुख्य भूमिका निभा रहा है। बीते दिनों एक अध्ययन के जरिए देश के टाइगर रिजर्व की वनस्पति की स्थिति के बारे में चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। जहां ये रिजर्व जानवरों को संरक्षित करने में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं इन क्षेत्रों की वनस्पति की स्थिति खराब है। अध्ययन में ओपन सोर्स सैटेलाइट डेटा का प्रयोग किया गया था। इससे पता चलता है कि टाइगर रिजर्व के जंगल सूख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जंगलों के सूख जाने पर जानवरों को सुरक्षित करना कैसे संभव हो पाएगा। गौरतलब है कि सरकारें किसी फ्लैगशिप स्पीशीज को संरक्षित करने के लिए रिजर्व फॉरेस्ट को नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के तौर पर घोषित करती हैं। इसके पीछे यह धारणा होती है कि किसी क्षेत्र में फ्लैगशिप स्पीशीज को संरक्षित करने से उस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षित किया जा सकता है। सामान्यतया इन संरक्षित क्षेत्रों की सफलता का अनुमान फोकस स्पीशीज के संरक्षण के आधार पर लगाया जाता है, लेकिन हालिया अध्ययन में इन संरक्षित क्षेत्रों की वनस्पति के संरक्षण पर ध्यान दिया गया था। इसके लिए देश भर से 25 टाइगर रिजर्व का चुनाव किया गया था। इस अध्ययन में रिजर्व घोषित होने से पूर्व और घोषित होने के बाद वनस्पति की तुलना की गई थी। इस दौरान 13 टाइगर रिजर्व में वनस्पति में 50% से ज्यादा की कमी आई है। वहीं 8 टाइगर रिजर्व में वनस्पति में 25 से 50% की कमी आई। अध्ययन में कहा गया है कि देश में संरक्षित क्षेत्रों में संरक्षण के तरीकों में बदलाव की जरूरत है। बीते दिनों इथोपिया के दानाकिल डिप्रेशन क्षेत्र में जीवन की संभावनाओं पर एक अध्ययन प्रकाशित हुआ।
नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक दानाकिल डिप्रेशन के दलोल क्षेत्र में सक्रिय और प्राकृतिक रूप से विकसित होने वाला जीवन संभव नहीं है। इसके पीछे दो वजहें जिम्मेदार हैं। पहली वजह यहाँ मैग्नीशियम की अधिकता वाले सॉल्यूशन की मौजूदगी है, इसके चलते कोशिका टूट जाती है। दूसरी वजह यहाँ का पर्यावरण है, जिसका पीएच मान बहुत कम और लवणता बहुत अधिक है। ऐसे पर्यावरण के साथ अनुकूलन बेहद कठिन है। आपको बता दें कि दानाकिल डिप्रेशन इथोपिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। यह ग्रेट रिफ्ट वैली के उत्तरी सिरे पर स्थित है और लाल सागर से सक्रिय ज्वालामुखी के द्वारा अलग होता है। इसका निर्माण एक स्थल क्षेत्र में स्थित जल निकाय के वाष्पन के द्वारा हुआ है। दानाकिल में प्रवेश करने वाले पानी का वाष्पन हो जाता है। 2016 में किए गए वैज्ञानिकों के एक अध्ययन के मुताबिक दलोल में एक्सट्रीमोफोलिक माइक्रोब जीवित रह सकते हैं, लेकिन हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं का मानना है कि इस क्षेत्र में कोई प्राकृतिक जीवन संभव नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरों में मछलियों का वितरण प्रभावित होता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसके पीछे के कारणों को एक थियरी के जरिए समझाया है। यह थियरी गिल ऑक्सीजन लिमिटेशन थियरी यानी गोल्ट है। यह थ्योरी डेनियल पॉली ने दी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण मछलियां ध्रुवों की ओर शिफ्ट होंगी। गोल्ट थियरी इसके पीछे की वजह को स्पष्ट करती है। इसके मुताबिक गर्म होते पानी में ऑक्सीजन कम होती जाती है। इससे मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। साथ ही गर्म और कम ऑक्सीजन वाला पानी मछलियों की ऑक्सीजन डिमांड को भी बढ़ा देता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। जैसे जैसे मछली वृद्धि करती है, उसकी ऑक्सीजन की जरूरतें भी बढ़ती जाती हैं, लेकिन मछली के गिल्स उसी अनुपात में वृद्धि नहीं करते। ऐसे में जितनी बड़ी मछली होती है, उसके गिल्स का सरफेस एरिया शरीर के अनुपात में उतना ही कम होता है। इसलिए मछलियां ऐसे जल की ओर जाती हैं जहां का तापमान उनके वास्तविक आवास के समान होता है, ताकि उनकी ऑक्सीजन की जरूरतें पूरी हो सकें। पिछले 100 सालों में वैश्विक सागरीय सतह के तापमान में प्रति दशक 0.13 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ोतरी हुई है। इससे मछलियों के अनुकूल जल ध्रुवों की ओर और अधिक गहराई में शिफ्ट हो रहा है। इसी वजह से मछलियों का वितरण भी ध्रुवों की ओर शिफ्ट होगा। हाल ही में भूमि संसाधन विभाग ने एनआरएससी के साथ मिलकर वेस्टलैंड्स एटलस 2019 जारी किया। देश में बंजर भूमि पर विश्वस्त आंकड़ों की अहमियत को देखते हुए इसे जारी किया गया है। देश में भूमि पर क्षमता से अधिक बढ़ते दबाव के कारण लैंड डिग्रेडेशन में वृद्धि हुई है। वेस्टलैंड्स एटलस विभिन्न भूमि विकास कार्यक्रमों के जरिए बंजर भूमि के सदुपयोग को बढ़ाने के लिए जियो स्पाशियल इंफॉर्मेशन को मजबूती देगा। यह बंजर भूमि की विभिन्न श्रेणियों के जिले और राज्यवार आंकड़े मुहैया कराता है। इसमें जम्मू और कश्मीर के अभी तक गैर चिन्हित रहे 12.08 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को भी कवर किया गया है। एटलस में 2008-9 से 2015-16 में आए बदलावों को भी दिखाया गया है। विभिन्न भूमि विकास कार्यक्रमों के चलते बंजर भूमि का क्षेत्रफल 2008-9 में 56.60 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 2015-16 में 55.76 मिलियन हेक्टेयर रह गया है। यानी इस अवधि में 1.45 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि गैर बंजर भूमि में तब्दील हो गई है। यह सुधार बंजर भूमि की डेंस स्क्रब, वाटरलॉग्ड एंड मार्शी लैंड, सैंडी एरियाज आदि श्रेणियों में हुआ है। एटलस के मुताबिक बंजर भूमि में सबसे ज्यादा सुधार राजस्थान में हुआ है। आपको बता दें कि एनआरएससी यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत इसरो के प्राथमिक केंद्रों में से एक है। इसका मुख्य कार्य सैटेलाइट डेटा को रिसीव करने, डेटा प्रोडक्ट्स जनरेशन, आपदा प्रबंधन सहित रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस की तकनीक का विकास करने आदि के लिए ग्राउंड स्टेशंस की स्थापना करना है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश के 50 चुनिंदा समुद्री बीचों पर स्वच्छ निर्मल तट अभियान चलाएगा। इस अभियान का मकसद समुद्री बीचों को स्वच्छ बनाना और लोगों को समुद्री पारितंत्र के प्रति जागरूक करना है। इस अभियान के तहत 10 तटीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के 50 समुद्री बीचों की पहचान की गई है। यह सफाई अभियान जिला प्रशासन, इको क्लब्स के विद्यार्थियों, संस्थाओं और स्थानीय समुदायों की सहभागिता से चलाया जा रहा है। ये सभी 11 से 17 नवंबर के बीच हर दिन कम से कम 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 2 घंटों तक सफाई अभियान चला रहे हैं। इसके लिए 15 चुनिंदा बीचों पर सफाई मशीन लगाई गई है। अभियान के दौरान इकट्ठा किए गए कचरे को अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्रोसेस किया जा रहा है।
इस अभियान के अंतर्गत कोऑर्डिनेशन बनाने की जिम्मेदारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन पर्यावरण शिक्षा डिवीजन और सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट यानी सीकॉम को दी गई है। बता दें कि सीकॉम का मुख्य विजन तटीय समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए गतिशील, स्वस्थ और लचीले तटीय पर्यावरण का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य देश में इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट के क्रियान्वयन को सपोर्ट करना है। हाल ही में सांभर झील के पास लगभग 1500 प्रवासी पक्षी मरे पाए गए। स्थानीय वन विभाग इस घटना के कारण का पता लगा रहा है, फिर भी इसके पीछे जहरीले पदार्थ के उपयोग या विदेशी बीमारी के फैलने की आशंका जताई जा रही है। मृत पाए गए पक्षी ज्यादातर रडी सेल्डक, रडी टर्नस्टोन, नॉर्दर्न शोवेलर की प्रजातियों के थे। इनमें लेसर फ्लेमिंगो पक्षी भी मृत पाए गए। आपको बता दें कि सांभर झील राजस्थान में स्थित भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। यहाँ हर साल कई सारे पक्षी प्रवास पर आते हैं। झील के निकट बस्तियों के निर्माण, नमक संबंधी गतिविधियों के विस्तार और मौसम परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी देखी जा रही है। हाल ही में मेघालय के वर्षा वनों पर एक अध्ययन हुआ। इस अध्ययन के मुताबिक इन वर्षा वनों की संरचना और विविधता भूमध्य रेखा के पास पाए जाने वाले वर्षा वनों के समान ही है। मेघालय के वर्षा वन दुनिया में सबसे उत्तर में पाए जाने वाले वर्षा वन हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पृथ्वी पर अपनी विविधता और सबसे बड़े कार्बन सिंक के लिए जाने जाते हैं। ये सामान्यतया भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। इनका सबसे उत्तरी विस्तार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया गया है। यहाँ भारी वर्षा के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अध्ययन करने वाली टीम ने पाया कि यहाँ वर्षा वनों के लिए सभी उपयुक्त दशाएं मौजूद हैं। वर्षा वनों की जटिल संरचना के चलते अध्ययनकर्ताओं ने लगभग 2 हेक्टेयर वन क्षेत्र का अध्ययन किया। इन वनों में बीटा विविधता अधिक पाई गई। आपको बता दें कि 2 पारिस्थितिकी तंत्रों की जैव विविधता के तुलनात्मक अध्ययन में बीटा विविधता का प्रयोग किया जाता है। भूमध्य रेखीय वर्षा वनों की तुलना में यहाँ रेयर स्पीशीज भी ज्यादा पाई गई। हालांकि इन वनों में प्रजातीय विविधता अन्य वर्षा वनों के समान होने के बावजूद पेड़ों की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से कम पाई गई। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पेड़ों की ऊंचाई 45 से 60 मीटर होती है, जबकि मेघालय के वनों में पेड़ों की अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर पाई गई। हाल ही में क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब ने जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य पर होने वाले असर पर अध्ययन किया। अध्ययन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 28 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इस वजह से भारत में अत्यधिक गर्म दिनों की संख्या में 8 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 2050 तक वर्ष में अत्यधिक गर्म दिनों की औसत संख्या लगभग 16 हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज एंड हीट इंड्यूस्ड मोर्टेलिटी इन इंडिया अध्ययन के मुताबिक गर्म दिनों के कारण वर्ष 2100 तक भारत में हर साल मरने वालों की संख्या 1.5 मिलियन तक हो सकती है, जबकि जीवाश्म ईंधन के बड़े स्तर पर उपयोग की वजह से अगले 20 सालों में भारत का ऊर्जा उपयोग दोगुने से अधिक हो जाएगा। अगर उत्सर्जन का स्तर इतना ही बना रहा तो भारत में वर्ष 2100 तक मरने वालों की संख्या हर 1 लाख लोगों पर 60 हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अत्यधिक गर्म दिनों की संख्या में 22 गुना, जबकि ओडिशा में सर्वाधिक 30 गुना की वृद्धि हो सकती है। बीते दिनों न्यूजीलैंड की संसद ने जीरो कार्बन बिल पारित कर दिया है। इस बिल का मकसद 2050 तक न्यूजीलैंड में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को निम्न स्तर तक लाना है। न्यूजीलैंड सरकार के मुताबिक यह बिल पेरिस क्लाइमेट समझौते के लक्ष्य के प्रति एक बड़ा कदम है। इसलिए बिल में मीथेन को छोड़कर देश में किसी दूसरे तरह के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड को होने वाली विदेशी आय में कृषि और पशुपालन का बड़ा योगदान है। लिहाजा पशुओं से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए कुछ अलग प्रावधान जोड़े गए हैं। हालांकि जैविक मीथेन में 2030 तक 10%, जबकि 2050 तक 47% तक की कटौती का लक्ष्य रखा गया है। बिल में इस लक्ष्य को हासिल करने के मकसद से सरकार को सलाह देने के लिए एक क्लाइमेट चेंज कमीशन के गठन का भी प्रावधान किया गया है। यह कमीशन सरकार को कार्बन बजट बनाने के लिए भी सलाह देगा। यूएस स्थित यूनिवर्सल इकोलॉजिकल फंड ने पेरिस एग्रीमेंट पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक ट्रुथ बिहाइंड द क्लाइमेट प्लेज रखा गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्यों को हासिल करने के वैश्विक प्रयास अपर्याप्त हैं। इस एग्रीमेंट के तहत जलवायु परिवर्तन को कम करने के विभिन्न देशों के ज़्यादातर संकल्पों पर बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। लिहाजा अगर इसी गति से काम जारी रहा तो विश्व इस सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकेगा। रिपोर्ट में क्लाइमेट प्लेज रैंकिंग भी जारी की गई है। ऐसे संकल्प जो 2030 तक उत्सर्जन में 1990 की तुलना में 40% से अधिक कटौती के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्हें सफिशिएंट, जबकि 20 से 40% की कटौती के लिए प्रतिबद्ध संकल्पों को पार्शियली सफिशिएंट माना गया है। वहीं 20% तक की कटौती के लिए प्रतिबद्ध संकल्पों को पार्शियली इनसफिशिएंट और कोई कटौती लक्ष्य न रखने वाले संकल्पों को इनसफिशिएंट की श्रेणी में रखा गया है। रैंकिंग में 35 देशों के संकल्पों को ही सफिशिएंट की श्रेणी में रखा गया है। 1992 में UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत स्थापित CBDRRC सिद्धांत को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। आपको बता दें कि CBDRRC यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए विभिन्न देशों की क्षमताओं और जिम्मेदारियों को स्वीकार किया गया है। मिजोरम सरकार ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 यानी FRA को लागू न करने वाले प्रस्ताव को पारित किया है। मिजोरम ने यह प्रस्ताव अनुच्छेद 371G के तहत प्राप्त शक्तियों के माध्यम से पारित किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371G के अनुसार कुछ विषयों के संबंध में संसद का कोई अधिनियम मिजोरम राज्य में तब तक लागू नहीं होगा जब तक मिजोरम राज्य की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा निर्णय नहीं करती है। ये विषय हैं मिजो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं, मिजो रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया, सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन जहां निर्णय मिजो रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होने वाले हैं, और भूमि का मालिकाना हक और हस्तांतरण। गौरतलब है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य में कुल फॉरेस्ट लैंड का 20% अनक्लास्ड फॉरेस्ट के तहत है। सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में मिजोरम में अनक्लास्ड फॉरेस्ट का क्षेत्रफल सबसे कम है। इसका मतलब हुआ कि मिजोरम में FRA के लागू होने की संभावना भी सर्वाधिक है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के आने से उद्योगों के लिए जमीन हासिल करने पर फोकस होगा। इसके मद्देनजर देखना होगा कि FRA को लागू न करने वाले प्रस्ताव को पारित करना मिजोरम की वन संपदा पर क्या असर डालेगा। आपको बता दें कि एक ऐसा क्षेत्र जो फॉरेस्ट के रूप में दर्ज है लेकिन उसे रिजर्व या संरक्षित फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। इन फॉरेस्ट का मालिकाना हक राज्य दर राज्य अलग होता है। हाल ही में US स्थित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने आर्कटिक महासागर पर एक अध्ययन किया है। अध्ययन के मुताबिक मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण 2044 से 2067 के बीच कभी भी आर्कटिक महासागर की बर्फ पूरी तरह पिघल सकती है। उपग्रह से किए गए अवलोकन से पता चला है कि 1979 के बाद से आर्कटिक महासागर की बर्फ की मात्रा में हर 10 सालों में 13% की गिरावट आई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब बर्फ का कोई हिस्सा पिघलता है तो बर्फ के नीचे के जल की सतह सूर्य के सीधे संपर्क में आ जाती है। यह जल सूर्य की किरणों का पहले अधिक मात्रा में अवशोषण करता है। जलीय सतह से होने वाले सौर प्रकाश के परावर्तन में बदलाव के कारण स्थानीय तापमान में वृद्धि होती है। तापमान वृद्धि के कारण और अधिक बर्फ पिघलने लगती है। आपको बता दें कि आर्कटिक बर्फ वैश्विक जलवायु को थोड़ा ठंडा रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर यहाँ की बर्फ इसी तरह पिघलती रही तो स्थानीय मत्स्य उद्योग खतरे में पड़ सकता है। बर्फ पिघलने से जल की मात्रा में वृद्धि होगी जिसका कमर्शियल शिपिंग और गैस एवं तेल निष्कर्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। हालांकि बर्फ पिघलने से भविष्य में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में और बढ़ोतरी होगी। हाल ही में वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया। इसके मुताबिक 2018 में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का स्तर रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ा है। 2018 में ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने की दर पिछले दशक की औसत वृद्धि दर से ज्यादा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 2017 में 405.5 पार्ट्स पर मिलियन थी, जो 2018 में बढ़कर 407.8 पार्ट्स पर मिलियन हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा भूमिका निभाती है।
मौजूदा समय में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पूर्व औद्योगिक युग के स्तर से 147% है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारकों में जीवाश्म ईंधन का दहन महत्वपूर्ण वजह है। पिछले 3 दशकों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि की दर क्रमशः 1.42 ppm प्रति वर्ष, 1.86 ppm प्रति वर्ष और 2.06 ppm प्रति वर्ष रही है। 2018 में मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के स्तर में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक वायुमंडल में लगभग 40% मीथेन प्राकृतिक स्रोतों से और 60% मानवीय कारकों से उत्सर्जित होती है। प्राकृतिक कारकों में आर्द्र भूमि, दीमक आदि शामिल हैं, जबकि मानवीय कारकों में धान की खेती, जैव ईंधन का दहन, लैंडफिल, बायोमास का दहन आदि शामिल हैं। 2018 में मीथेन की सांद्रता 1869 पार्ट्स पर बिलियन पहुंच गई है। यह पूर्व औद्योगिक युग के स्तर का 259% है। बीते दिनों मलेशिया के आखिरी सुमात्रा राइनो की भी मौत हो गई। इससे मलेशिया में सुमात्रा राइनोज पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। मलेशिया के आखिरी सुमात्रा राइनो की मौत के बाद विश्व में इनकी संख्या केवल 80 रह गई है। इस प्रजाति के सभी राइनोज अब केवल इंडोनेशिया में ही बचे हैं। आपको बता दें कि सुमात्रा राइनो दुनिया में मौजूद 5 छोटे राइनो प्रजाति में से एक है। इनमें अन्य 4 प्रजातियां व्हाइट राइनो, ब्लैक राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो और जावा राइनो हैं। यह 2 सींग वाले रुएदार राइनोज की सबसे छोटी प्रजाति है। भारतीय उपमहाद्वीप में इस प्रजाति के राइनो को आखिरी बार 1967 में देखा गया था। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने म्यांमार के घने जंगलों में अभी भी इनके पाए जाने की संभावना जताई है। व्हाइट राइनोज अफ्रीका में पाए जाते हैं। वर्तमान में इसकी 2 उप प्रजातियां नॉर्दर्न और सदर्न राइनो मौजूद हैं। इनमें नॉर्दर्न राइनो के मात्र 2 ही जानवर बचे हैं। ब्लैक राइनो भी अफ्रीका के सवाना घास के मैदानों में पाए जाते हैं। ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज उत्तर भारत और दक्षिण नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। वहीं जावा राइनोज केवल इंडोनेशिया के उजुंग कुलोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। सुमात्रा राइनो, ब्लैक राइनो और जावा राइनो को IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने वार्षिक एमिशन गैप रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक उत्सर्जन को कम करने के लिए किए जा रहे वर्तमान प्रयास नाकाफी हैं। रिपोर्ट ने पिछले दशक में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में प्रति वर्ष 1.5% की वृद्धि पर चिंता जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया जाए तो भी 2030 तक वैश्विक तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की पूरी संभावना है। रिपोर्ट ने चिताया है कि 2020 से 30 के बीच वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में अगर हर साल 7.6% की कमी नहीं की गई तो 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकेगा। उधर IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने भी चेतावनी दी है कि वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की वृद्धि होने पर तूफान और हीट वेव्स जैसी आपदाओं में इजाफा होगा। रिपोर्ट ने माना है कि दुनिया का 78% ग्रीन हाउस उत्सर्जन अकेले G20 देश करते हैं, लेकिन इनमें से महज 5 देश ही लंबे समय तक शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। रिपोर्ट ने विकासशील देशों के बरक्स विकसित देशों द्वारा जल्दी ही उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने की जरूरतों पर जोर दिया। वहीं UNEP ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए मजबूत नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को अहम बताया है। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट हर साल 2030 में होने वाले अनुमानित उत्सर्जन और पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्य के बीच के फर्क का आकलन करती है। मेघालय में जीवित जड़ों से बने पुलों पर जर्मनी के शोधकर्ताओं ने शोध किया है। इस शोध का मकसद इन प्राकृतिक संरचनाओं को दुनिया भर में आधुनिक वास्तुकला से जोड़ना है। इससे शहरों को ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकता है। जर्मनी के शोधकर्ताओं ने मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ियों पर लगभग 77 पुलों का अध्ययन किया है। इसमें इन पुलों की संरचना, विशेषताओं, इतिहास, पारिस्थितिकीय महत्व का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के बाद सुझाव दिया गया है कि इन पुलों को भविष्य में शहरी क्षेत्रों में बोटैनिकल आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट के लिए आधार बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि मेघालय में जीवित जड़ों से बने पुल जनजातियों के परंपरागत ज्ञान पर आधारित हैं। ये पुल मेघालय में जलधाराओं के आर पार विकसित हुए हैं।
ये भारतीय रबर के पेड़ की जड़ों से बने होते हैं। भारतीय रबर का पेड़ अपनी प्रकृति की वजह से इन पुलों की वृद्धि के अनुकूल होता है। इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा लोचदार हैं, साथ ही आसानी से एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। ये पौधे पथरीली और खुरदुरी ज़मीन पर भी उगते हैं। मेघालय में पुल पर्यटन को आकर्षित करते हैं। यहाँ दो अधिक प्रसिद्ध पुल रिवाई रूट ब्रिज और उमशियांग डबल डेकर ब्रिज हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण चावल की पैदावार में बड़ी गिरावट आ सकती है। यह खबर यूएसए स्थित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पता चली है। अध्ययन के मुताबिक साल 2100 तक जलवायु परिवर्तन के कारण चावल की फसल में 40% की कमी आ सकती है। शोधकर्ताओं ने बताया कि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी की वजह से मिट्टी की संरचना में बदलाव आता है। दरअसल तापमान में वृद्धि के कारण मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक आर्सेनिक में अस्थिरता आ जाती है। अस्थिर आर्सेनिक का चावल के पौधे के द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। अब ये पौधे पहले के मुकाबले दोगुनी मात्रा में आर्सेनिक का उपभोग करने लगते हैं। आर्सेनिक की बढ़ी हुई मात्रा के कारण पौधे द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण में रुकावट पैदा होती है, जिससे पौधे की वृद्धि और विकास दोनों में कमी आती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आर्सेनिक की बढ़ी हुई मात्रा से वयस्कों और नवजातों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि आर्सेनिक के निरंतर उपभोग के कारण त्वचा रोग, कैंसर, फेफड़े संबंधी रोग हो सकते हैं। बीते दिनों वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय थिंक टैंक जर्मन वॉच ने जारी किया है। इसमें 2018 के आंकड़ों के आधार पर देशों को रैंकिंग दी गई है। इस बार के सूचकांक में भारत की रैंक 5 है, जबकि 2017 के आंकड़ों पर आधारित वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 में भारत की रैंक 14 थी। 2018 में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले देशों में पहले स्थान पर जापान, दूसरे पर फिलीपींस, तीसरे पर जर्मनी और चौथे स्थान पर मेडागास्कर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मौसम की चरम स्थितियां गरीब और सुभेद्य देशों के लिए बड़ी चुनौती पैदा करती हैं। वहीं अधिक आय वाले देशों में भी जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत की स्थिति के लिए रिपोर्ट में 2018 के मॉनसून को जिम्मेदार माना गया है। इसके अलावा भारी वर्षा, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भी भारत की सुभेद्यता को बढ़ाया है। तितली और गाजा जैसे साइक्लोन से जनधन की बड़ी हानि हुई थी। आपको बता दें कि जर्मन वॉच इस इंडेक्स में आपदाओं से होने वाली हानि और आर्थिक नुकसान के आंकड़ों को भी शामिल करता है। हाल ही में ईयू यानी यूरोपियन यूनियन ने क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा की। ईयू ऐसा करने वाला पहला बहुपक्षीय संगठन बन गया है। ईयू द्वारा यह कदम सांकेतिक रूप से उठाया गया ताकि 2 से 13 दिसंबर के बीच स्पेन में चल रहे यूएन समिट ऑन क्लाइमेट चेंज के संबंध में देशों पर कार्यवाही के लिए दबाव बनाया जा सके। ईयू ने उत्सर्जन में 2030 तक 55% की कटौती, जबकि 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। ईयू के सदस्यों ने इस संबंध में यूरोपियन कमीशन से भी आग्रह किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी कानूनी संस्थाएं और बजट प्रस्ताव ग्लोबल वार्मिंग के 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ईयू ने यह घोषणा यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एनुअल एमिशंस गैप रिपोर्ट आने के अगले ही दिन की है। इस रिपोर्ट ने पिछले दशक में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 1.5% की वृद्धि पर चिंता जताई थी। इसके अलावा 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2030 तक वार्षिक उत्सर्जन में 7.6% की कटौती को लेकर चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत फिलहाल ईयू ने 2030 तक उत्सर्जन में 1990 के उत्सर्जन के मुकाबले 40% की कटौती का लक्ष्य रखा है। बीते दिनों नेवलों की तस्करी को लेकर उत्तर प्रदेश सहित देश के दूसरे इलाकों में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो यानी WCCB ने छापेमारी की। यह छापेमारी नेवले की सभी प्रजातियों को बचाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन क्लीन आर्ट के तहत की गई थी। दरअसल ब्रश बनाने के लिए नेवलों के बालों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, जिससे इनकी तस्करी और गैरकानूनी शिकार को बढ़ावा मिलता है। आपको बता दें कि नेवलों की तस्करी को रोकने के लिए WCCB ने देश भर में ऑपरेशन क्लीन आर्ट की शुरुआत की थी। यह अपनी तरह का पहला अखिल भारतीय ऑपरेशन है। देश में नेवलों की 7 प्रजातियां ग्रे मंगूज, इंडियन ब्राउन मंगूज, जावा मंगूज, बंगाल मार्श मंगूज, रडी मंगूज, क्रैब ईटिंग मंगूज, स्ट्रिप नेक्ड मंगूज पाई जाती हैं।
नेवलों को संरक्षण देने के लिए इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में रखा गया है। लिहाजा इनके बालों से ब्रश बनाना एक कानूनी अपराध है। अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 4 में शामिल प्रजातियों का शिकार करना कानूनी अपराध है। हालांकि कोई वन्य जीव अगर मानव जीवन या संपत्ति के लिए हानिकारक हो जाता है या बीमार होने पर रिकवर नहीं कर सकता तो जरूरी समझने पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उसे किसी खास क्षेत्र में मारने की इजाजत दे सकता है। आपको यह भी बताते चलें कि WCCB एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। इसका मुख्य कार्य देश में संगठित वन्य जीव अपराधों से संबंधित खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करना है। हाल ही में हुए एक अध्ययन के मुताबिक क्लाउनफिश तेजी से बदलते पर्यावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाएंगी। यह अध्ययन ऑस्ट्रेलियन शोधकर्ताओं द्वारा पापुआ न्यू गिनी के कोरल रीफ में लगभग 10 साल तक किया गया। इसमें क्लाउनफिश के जेनेटिक बदलावों पर शोध कर निष्कर्ष निकाला गया है। क्लाउनफिश हिंद और प्रशांत महासागर के ग्रेट बैरियर रीफ समेत कई हिस्सों में पाई जाती है। ये सामान्यतः छिछले सागरों की तलहटी में रीफ्स के पास या लेगून में पाई जाती हैं, लेकिन अब इनका आवास भी खतरे में है। क्लाउनफिश एनीमोन के साथ सहभोजी संबंध में रहती हैं। यह ऐसा संबंध है जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति को न ही फायदा होता है न नुकसान। क्लाउनफिश केवल समुद्री एनीमोन में ही प्रजनन करती हैं। एनीमोन्स शैवालों के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं। जल का तापमान बढ़ने के चलते ये शैवाल एनीमोन्स को छोड़ रहे हैं। लंबे समय तक ऐसा होने से एनीमोन्स भोजन के अभाव में मर जाएंगे और क्लाउनफिश के लिए आवास की समस्या पैदा हो जाएगी। इससे इनकी जनसंख्या कम होने लगेगी। इसलिए भविष्य में क्लाउनफिश का अस्तित्व सी एनीमोन्स के बचे रहने पर निर्भर है। बीते दिनों लखनऊ में 6ठी एशियन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस में मौजूद वैज्ञानिकों के मुताबिक वनस्पतियों के जरिए जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्षों के वलय का अध्ययन किया जाता है। इन वलयों में न केवल उस वृक्ष के अतीत बल्कि उस खास पारितंत्र के बारे में भी अहम जानकारियां छुपी होती हैं। ये वलय 1 साल में विकसित हुए वृक्ष की परतें होते हैं। दरअसल नई लकड़ी की अपेक्षा पुरानी लकड़ी का रंग गहरा होता है और लकड़ी के उस रंग से वृक्ष के वलय के साल दर साल विकसित होने का पता चलता है। विशेषज्ञों के मुताबिक मोटे वलय से इस बात का पता चलता है कि किसी वर्ष में उस पारितंत्र में संसाधनों की पर्याप्त आपूर्ति रही है, जबकि अगर वलय पतले होते हैं तो यह माना जाता है कि संसाधन अपर्याप्त रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात पर अधिक जोर दिया कि किसी क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेशन के बजाय वृक्षों के घनत्व से इस बात का हम बेहतर तरीके से पता लगा सकते हैं कि किसी खास जलवायु प्रदेश की पहले और वर्तमान की परिस्थितियों में कितना अंतर आया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि तापमान, वर्षण और वृक्ष के वलय की चौड़ाई में काफी गहरा संबंध होता है। मसलन गर्म और शुष्क जलवायु में शंकुधारी वृक्षों के वलयों की वृद्धि रुक जाती है। इस घटना को विचलन कहा जाता है। अधिक ऊंचाई और ऊंचे अक्षांशों पर गर्मियों और सर्दियों में वृक्षों की वृद्धि तापमान के प्रति सेंसिटिव होती है, जबकि निचले अक्षांशों और कम ऊंचाई पर बसंत के मौसम में वृक्षों की वृद्धि नमी के प्रति सेंसिटिव होती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय उत्तराखंड वन विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना को चुनौती देने वाला है। यह अधिसूचना डीम्ड फॉरेस्ट के संबंध में जारी की गई है। डीम्ड फॉरेस्ट भारत की वन भूमि में 1% हिस्सा रखते हैं। गौरतलब है कि फॉरेस्ट वन विभाग या राजस्व विभाग के तहत अधिसूचित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो फॉरेस्ट की तरह होते हैं लेकिन वन या राजस्व विभाग के तहत अधिसूचित नहीं होते हैं। इन्हें डीम्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। उत्तराखंड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डीम्ड फॉरेस्ट का ऐसा क्षेत्र जो 10 हेक्टेयर या उससे अधिक है और वहां कैनोपी का घनत्व 60% से अधिक है तो उसे फॉरेस्ट माना जाएगा। गौरतलब है कि फॉरेस्ट के किस हिस्से को फॉरेस्ट परिभाषित किया जाएगा यह राज्यों का विशेषाधिकार रहा है। यह अधिकार उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है जिन्हें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में क्लासिफाइड किया जा चुका है, लेकिन उत्तराखंड की अधिसूचना इन क्षेत्रों पर भी लागू हो रही है, इसलिए केंद्र को आपत्ति है। हाल ही में स्पेन के मैड्रिड में संपन्न हुए COP25 सम्मेलन में CCPI यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया गया। भारत पहली बार शीर्ष 10 में शामिल होने में कामयाब हुआ है। भारत 9वें और UK 7वें पायदान पर जगह बनाने में सफल रहे। G20 के यही 2 देश हैं जो शीर्ष स्थान हासिल कर सके हैं।
वहीं अमेरिका सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में पहली बार शामिल हुआ है और उसे आखिरी पायदान पर जगह मिली है। रिपोर्ट ने माना कि कोई भी देश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रेटिंग हासिल नहीं कर सका, इसलिए रैंकिंग में पहले 3 स्थान खाली रखे गए हैं। लिहाजा स्वीडन को चौथे और डेनमार्क 5वें स्थान पर रखा गया है। चीन ने इंडेक्स में अपनी रैंकिंग में मामूली सुधार करते हुए 30वां स्थान हासिल किया। इस रिपोर्ट में दुनिया के 57 देशों और यूरोपियन यूनियन की परिस्थितियों की पड़ताल की गई है। गौरतलब है कि यह इंडेक्स कई संकेतकों पर आधारित है, जैसे देश का ऊर्जा उपयोग, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, 2030 के लिए उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीति, नवीकरणीय ऊर्जा की प्राथमिकता और उत्सर्जन के पिछले रुझान। इन संकेतकों में प्राप्त स्कोर के आधार पर देशों की रैंकिंग तय की गई है। रिपोर्ट ने कहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और ऊर्जा इस्तेमाल का मौजूदा स्तर उच्च श्रेणी में 9वें स्थान पर है, जो कि तुलनात्मक रूप से कम है। आपको बता दें कि इस इंडेक्स को मुख्य रूप से जर्मनी की गैर लाभकारी संस्था जर्मन वॉच ने प्रस्तुत किया है। महासागरों में ऑक्सीजन का स्तर गिरने से समुद्री जीवन खतरे में है। हाल ही में COP25 में IUCN द्वारा जारी रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन और पोषक तत्वों से पैदा होने वाले प्रदूषण की वजह से महासागरों में ऑक्सीजन का स्तर घट रहा है। IUCN ने दुनिया भर में ऐसे 700 समुद्री स्थानों की पहचान की है जहां ऑक्सीजन का स्तर कम है। 1960 के दशक में ऐसे स्थानों की संख्या मात्र 45 थी। इसी दौरान दुनिया में एनॉक्सिक वाटर यानी ऐसा पानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम या नगण्य होती है, उसकी मात्रा में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। हालात यही रहे तो वर्ष 2100 तक महासागर अपनी कुल ऑक्सीजन का 3 से 4% ऑक्सीजन खो देंगे। ऑक्सीजन में यह कमी मुख्य तौर पर समुद्र की ऊपरी सतह में 1000 मीटर के स्तर पर देखी जा रही है, जो कि जैव समृद्ध क्षेत्र है। रिपोर्ट कहती है कि समुद्रों में डीऑक्सीजनेशन की वजह से उन समुद्री जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है जिन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इससे शार्क, मर्लिन, टूना सहित कई प्रजातियां जोखिम में हैं। गौरतलब है कि घरेलू कचरे, औद्योगिक इकाइयों और कृषि अपशिष्ट जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन होते हैं, जब इन्हें जल निकायों में बहाया जाता है तो इन तत्वों के कारण जल की पोषकता बढ़ जाती है। इसे सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन या न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन कहा जाता है। इससे जल में शैवाल आदि वनस्पतियों का अत्यधिक विकास होता है, पर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। ऐसे ही जलवायु परिवर्तन के चलते तापमान बढ़ने से समुद्र का पानी गर्म हो रहा है और ऑक्सीजन का स्तर घट रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 19 राज्यों में 270 टायर पायरोलिसिस इकाइयों को प्रदूषण बढ़ाने वाला बताया है। CPCB का कहना है कि कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने वाली खतरनाक इकाइयों को बंद किया जाना चाहिए। बीते अप्रैल में NGT ने CPCB की रिपोर्ट के आधार पर माना था कि टायर पायरोलिसिस इकाइयों में 40% से ज़्यादा इकाइयां नियमों का अनुपालन नहीं कर रही। टायर पायरोलिसिस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वेस्ट टायरों को उपयोगी संसाधनों जैसे ईंधन, तेल, कार्बन ब्लैक आदि में बदलने की तकनीक है। इसमें वेस्ट टायरों को 250 से 500 डिग्री C पर गर्म किया जाता है, जिससे कार्बन पदार्थ, पायरोगैस और तेल आदि अवशेष के रूप में उत्सर्जित होते हैं। अगर इन उत्सर्जित पदार्थों का पर्याप्त प्रबंधन नहीं किया जाए तो उच्च स्तर का प्रदूषण होता है। ऐसे उद्योगों में लगे कामगारों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इस तकनीक को टायर जलाने की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। गौरतलब है कि विषैले पदार्थों के उत्सर्जन के कारण 2014 में NGT ने इस्तेमाल हुए टायरों को खुले में जलाने या ईंट भट्टों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। दुनिया के सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक विक्टोरिया फॉल सूखने की कगार पर है। यह वाटरफॉल 50% से ज़्यादा सूख गया है। बीते 25 सालों में यह वाटरफॉल इस बार सबसे ज़्यादा सूखता नजर आ रहा है। जाम्बेजी रिवर अथॉरिटी के आंकड़ों के मुताबिक 1995 के बाद से पहली बार इसका जल प्रवाह बेहद कम हो गया है। जलवायु परिवर्तन को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते तापमान बढ़ने से विक्टोरिया फॉल का निर्माण करने वाली जाम्बेजी नदी की वाष्पन दर बढ़ गई है। इस नदी के जल का प्रति सेकंड 437 मिलियन क्यूबिक मीटर की दर से वाष्पन हो रहा है। इन हालातों से विक्टोरिया फॉल के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। गौरतलब है कि अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित विक्टोरिया फॉल जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा विभाजन करता है।
यह दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जिसकी चौड़ाई लगभग 1700 मीटर है। द स्मोक दैट थंडर्स के नाम से प्रसिद्ध विक्टोरिया फॉल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुताबिक 2017 के बरस 2018 में वन्यजीव अपराधों में इजाफा हुआ है। हालिया संसदीय सत्र में एक सवाल के जवाब में मंत्रालय ने बताया कि 2018 में अपराध के 388 मामले दर्ज किए गए। मंत्रालय के मुताबिक हर 3 में से एक मामला लेपर्ड या टाइगर से जुड़ा है। मंत्रालय ने माना है कि 388 में से 81 केस लेपर्ड जबकि 42 केस टाइगर से जुड़े हुए हैं। मंत्रालय के मुताबिक केवल 5 प्रजाति के साथ 67% अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें लेपर्ड 21, शेड्यूल्ड बर्ड्स 16, टाइगर 11, स्टार टॉर्टोइज 10 और हिरण 9% केस से जुड़े हैं। 2016 में 565 और 2017 में 342 मामले दर्ज किए गए थे। वन्य जीवों के व्यापार में अवैध शिकार और गैरकानूनी गतिविधि के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए एक वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है। यह देश में संगठित वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक बहुअनुशासनिक इकाई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वहीं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रावधान हैं। लेपर्ड और टाइगर इस कानून की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किए गए हैं। सिंधु वाटर टावर दुनिया के सबसे वल्नरेबल वाटर टावर्स में से एक है। हाल ही में नेचर्स पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है। इस अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर के 78 वाटर टावर्स, जिन पर तकरीबन 1.9 बिलियन आबादी निर्भर है, जलवायु परिवर्तन के कारण जोखिम में है। इनमें सबसे अहम लेकिन सबसे वल्नरेबल सिंधु वाटर टावर है, जो हिमालय के अधिकांश पर्वतों को कवर करता है। जलवायु परिवर्तन के चलते ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे वाटर टावर्स तेजी से पिघल रहे हैं। इसका असर भारत, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान पर होगा। इससे यहाँ रहने वाले 200 मिलियन लोग असुरक्षित हो जाएंगे। सिंधु के अलावा इस लिस्ट में मध्य एशिया की तारिम, अमू दरिया और सिर दरिया, जबकि दक्षिण एशिया की गंगा ब्रह्मपुत्र नदी भी शामिल हैं। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी एंडीज, उत्तरी अमेरिका के रॉकी माउंटेन और यूरोप के आल्प्स वाटर टावर को भी अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इस कड़ी में पश्चिमी यूरोप की रॉन, पो और राइन नदी, उत्तरी अमेरिका की फ्रेजर और कोलंबिया नदी और दक्षिणी अमेरिका की निग्रो नदी को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि वाटर टावर्स एक प्रकार से प्राकृतिक भंडारण टैंक होते हैं, यानी स्वच्छ मीठे पानी की टंकी की तरह होते हैं। ग्लेशियर और पर्वतों पर मौजूद बर्फ के पिघलने से भरते हैं और आसपास रहने वाले कई लोगों को स्वच्छ पानी मुहैया कराते हैं। लेकिन अगर किसी कारण सभी ग्लेशियर एक साथ पिघल जाएं, तो ये वाटर टावर्स बड़ी आपदा का रूप ले सकते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत की ज्यादातर नदियों में संदूषक पदार्थों की मौजूदगी एक बड़ी समस्या है। सर्वे में 2014 से 2018 के बीच देश की नदियों से 442 सैंपल्स इकट्ठे किए गए, जिनमें 2/3 सैंपल्स में संदूषक पदार्थों की मात्रा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तय सीमा से अधिक पाई गई। इन सैंपल्स में संदूषकों के तौर पर ज्यादातर भारी धातुएं पाई गई। सर्वे में बताया गया कि लोहा एक सबसे कॉमन कॉन्टेमिनेंट के रूप में उभरा है। इसके अलावा इन सैंपल्स में लेड, निकल, क्रोमियम, कैडमियम और कॉपर जैसे संदूषक पदार्थों की भी मौजूदगी पाई गई। सर्वे में पाया गया कि गैर मानसून अवधि में ये संदूषक पदार्थ कॉमन हो जाते हैं, जबकि मानसून काल में लेड, आयरन, क्रोमियम और कॉपर तय सीमा से कहीं अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बहरहाल राहत की बात यह है कि 2014 से 2018 के बीच पूरी अवधि में आर्सेनिक और जिंक जैसी जहरीली धातुओं की सांद्रता तय सीमा के भीतर ही पाई गई। विशेषज्ञों की माने तो भारी धातु प्रदूषण की बड़ी वजह माइनिंग, मिलिंग, प्लेटिंग और सरफेस फिनिशिंग इंडस्ट्रीज हैं। ये इंडस्ट्रीज पर्यावरण में तरह तरह की जहरीली धातुओं को डिस्चार्ज करती हैं। चिंताजनक बात यह है कि इन संदूषक पदार्थों के लगातार संपर्क में रहने से अल्जाइमर्स और पार्किंसन डिजीज के अलावा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी हो सकता है। आपको बता दें कि सेंट्रल वाटर कमीशन जल संसाधन के क्षेत्र में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का ही एक तकनीकी संगठन है। इस संगठन का मुख्य कार्य देश में जल संसाधनों के सदुपयोग, संरक्षण और नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों के साथ पहल, समन्वय और परामर्श करना है।
बीते दिनों कानपुर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक हुई। बैठक में गंगा नदी डॉल्फिन को बचाने और उनकी संख्या बढ़ाने के मकसद से प्रोजेक्ट डॉल्फिन को मंजूरी दी गई। बैठक में रिवर सिटीज की अवधारणा पर भी चर्चा की गई। साथ ही गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे शहरों के सभी घरों तक सीवर कनेक्शन की सुविधा मुहैया कराने की योजना पर भी जोर दिया गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक गंगा नदी डॉल्फिन की खोज आधिकारिक तौर पर 1801 में की गई थी। पहले ये जीव भारत, नेपाल, बांग्लादेश के गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी बेसिन में पाए जाते थे, लेकिन अब ये ज्यादातर इलाकों से विलुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इनकी मौजूदगी मिलती है। पिछले दशकों में आवास की समाप्ति और शिकार के कारण इनकी संख्या में बड़ी कमी आई है। लिहाजा इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। आपको बता दें कि गंगा नदी डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इनके संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर द गैंगेटिक डॉल्फिन 2010 से 2020 की शुरुआत भी की थी। इसके अलावा इन्हें केंद्रीय क्षेत्र की योजना डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में सूचीबद्ध 21 प्रजातियों में भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय गंगा परिषद नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की 5 स्तरीय संरचना में राष्ट्रीय स्तर की निकाय है। इस परिषद में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्री सहित 9 केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी शामिल होते हैं। हाल ही में यूरोपीय संसद में मैड्रिड में संपन्न हुए UNFCCC के 25वें सत्र पर चर्चा हुई। सत्र में पेरिस एग्रीमेंट के तहत एक नए कार्बन मार्केट को गठित करने पर चर्चा की गई, जिस पर सहमति नहीं बन सकी है। इस सत्र के निराशाजनक परिणामों के मद्देनजर यूरोपीय संसद ने जलवायु परिवर्तन पर अहम फैसला लेते हुए EU ग्रीन डील प्लान की घोषणा की है। इस प्लान के तहत यूरोपीय संसद ने 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। क्लाइमेट न्यूट्रलिटी कुल शून्य उत्सर्जन की अवस्था को कहा जाता है। आपको बता दें कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को हटाकर और अवशोषण द्वारा उत्सर्जन को संतुलित किया जा सकता है। किसी देश में वनों जैसे कार्बन सिंक्स के निर्माण, कार्बन कैप्चर और कार्बन स्टोरेज तकनीक द्वारा इन गैसों के अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है, जबकि 2030 तक उत्सर्जन में निम्नीकरण के लक्ष्य में वृद्धि करने के फैसले को भी इस प्लान के तहत लाया गया है। गौरतलब है कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 के तहत EU ने 2030 तक उत्सर्जन में 1990 के मुकाबले 40% की कमी की प्रतिबद्धता जाहिर की थी, लेकिन ग्रीन डील प्लान के तहत इसे बढ़ाकर कम से कम 50 से 55% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। यूरोपीय संसद का ग्रीन डील प्लान इस नजरिए से काफी अहम हो जाता है कि यूरोपियन यूनियन, चीन और USA के बाद ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। केरल में UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित हाई रेंज माउंटेन लैंडस्केप प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन अब एक नए नाम से शुरू किया गया है। यह परियोजना स्थानीय लोगों के विरोध के बाद 2014 से लंबित है। इसे अब उनकी चिंताओं को दूर करने के बाद 2198 वर्ग किलोमीटर में लागू किया जा रहा है। इस परियोजना का नाम बदलकर सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन थ्रू मल्टी यूज मैनेजमेंट इन अंचुनाद एंड एडजॉइनिंग लैंडस्केप्स किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत हरित केरल मिशन ग्राम पंचायत स्तर पर SPV यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में कार्य करेगा। इस परियोजना को वन क्षेत्रों के अंदर वन विभाग और वन क्षेत्रों के बाहर पंचायतों के अंतर्गत पर्यावरण विकास समितियों और वन संरक्षण समितियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। आपको बता दें कि UNDP द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम का उद्देश्य केरल में पश्चिमी घाट की जैव विविधता को संरक्षित करना है। एक सर्वे में महाराष्ट्र के समुद्री बीचेस पर कर्नाटक और गोवा के मुकाबले अधिक प्लास्टिक प्रदूषण का जिक्र किया गया है। यह सर्वे गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी NIO ने किया है। इस सर्वे में 10 पश्चिमी समुद्री बीचेस पर प्लास्टिक कॉन्टेमिनेशन और समुद्री जीवों पर उसके प्रभावों का आकलन किया गया है। इन समुद्री बीचेस पर माइक्रो और मैक्रो प्लास्टिक्स से होने वाले प्रदूषण के लिए तट के निकट प्लास्टिक उद्योगों और बढ़ती पर्यटन गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। पेट्रोलियम उद्योगों और बंदरगाहों को भी इसका मुख्य कारण बताया गया है। आपको बता दें कि NIO की स्थापना जनवरी 1966 में की गई थी। यह काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR की
38 प्रयोगशालाओं में से एक है। NIU देश में समुद्र विज्ञान में शिक्षा के लिए एक आधुनिक केंद्र के तौर पर काम करता है। आपको बता दें कि CSIR विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यह संगठन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कटिंग एज तकनीक के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान की सीमा से सटे गुजरात के कुछ इलाकों में अचानक से टिड्डियों की संख्या बढ़ गई है। इससे इन इलाकों की खेती को काफी नुकसान पहुंचा है। इनसे खासा तौर पर कैस्टर, जीरे, जेट्रोफा, कपास, आलू और चारे की खेती में नुकसान हुआ है। टिड्डियां आक्रामक प्रजातियों में आती हैं। गुजरात में इससे पहले 1993-94 में टिड्डियों का हमला हुआ था। पाकिस्तान और भारत सहित दक्षिण एशिया में हुए टिड्डी आक्रमण के लिए संयुक्त राष्ट्र के FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी जारी की है। IUCN के मुताबिक जब कोई प्रजाति अपने प्राकृतिक क्षेत्रों से बाहर फैल जाती है और समस्याएं पैदा करती है तो उन्हें आक्रामक प्रजाति कहा जाता है। इन्हें विदेशी, एलियन, गैर स्वदेशी या नॉन नेटिव प्रजाति भी कहा जाता है। ये प्रजातियां एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स के लिए आमतौर पर घातक होती हैं। इनसे पारितंत्र की संरचना पर नकारात्मक असर पड़ता है। आपको बता दें कि FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। वर्तमान में इसमें 194 सदस्य देश, 1 सदस्य संगठन और 2 एसोसिएटेड सदस्य शामिल हैं। यह भूख को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की अगुवाई करता है। FAO का मुख्य लक्ष्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करना है। बीते दिनों उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड ने भारतीय वन्य जीव संस्थान के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गैंडों को ले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना और कम ऊंचाई वाली घास पर जीवित रहने वाली प्रजातियों की आदतों को पहले की स्थिति में लाना है। इसके पहले चरण में लगभग 10 गैंडों को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लाया जाएगा, जिसके बाद 10 गैंडे और लाए जाएंगे। इस संबंध में असम या पश्चिम बंगाल या दोनों से गैंडों को लाने के लिए जल्द ही एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक गैंडे एलिफेंट घास को खाकर उसके आकार को कम कर देते हैं, जिससे कम ऊंचाई वाली घास पर जीवित रह सकने वाली प्रजातियों मसलन हॉग डियर, चीतल, सांभर और दलदली हिरण आदि को प्रोत्साहित किया जा सकता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान के विशेषज्ञों के मुताबिक एक समय गैंडों का विस्तार क्षेत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों तक था। वर्तमान में मानवीय क्रियाओं के दबाव के चलते इनका विस्तार भारत और नेपाल के कुछ क्षेत्रों तक सिमट गया है। पुराने आवास में रीइंट्रोडक्शन से इनकी संख्या में वृद्धि के साथ ही पारिस्थितिकीय भूमिका में वापसी हो सकेगी। वन हॉर्न्ड राइनो का IUCN स्टेटस वल्नरेबल कैटेगरी का है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी द्विवार्षिक इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी कर दी है। ISFR 2019 यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का यह 16वां संस्करण है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां फॉरेस्ट कवर में लगातार वृद्धि हुई है। रिपोर्ट की माने तो देश में कुल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर 8,07,276 वर्ग किलोमीटर यानी कुल क्षेत्रफल का 24.56% है। इसमें फॉरेस्ट कवर 21.67%, जबकि ट्री कवर 2.89% है। आपको बता दें कि 2017 के आंकड़ों के मुकाबले इस बार कुल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर में 5,188 वर्ग किलोमीटर यानी 0.65% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 2017 के मुकाबले मैंग्रोव कवर में 54 वर्ग किलोमीटर यानी 1.10%, जबकि बांस क्षेत्र में 3,229 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। हालांकि असम और त्रिपुरा को छोड़कर पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों के फॉरेस्ट कवर में कमी देखी गई है। आंकड़ों की माने तो क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र का स्थान आता है। वहीं अगर भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम में सबसे ज्यादा 85.41%, अरुणाचल प्रदेश में 79.63% और मेघालय में 76.33% फॉरेस्ट कवर आकलित किया गया है। फॉरेस्ट कवर में वृद्धि के नजरिए से देखा जाए तो क्रमशः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट कवर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के फॉरेस्ट कवर के लगभग 21.40% हिस्से पर वनाग्नि का खतरा बना हुआ है। देश में वनाग्नि की स्थिति पर FSI ने FFP यानी फॉरेस्ट फायर पॉइंट्स के साथ मिलकर यह अध्ययन 2004 से 2017 के बीच किया था।
इस दौरान एफएफपी ने देश में ऐसे 2.5 लाख से ज्यादा स्थानों की पहचान की। इन क्षेत्रों को एक्सट्रीमली फायर प्रोन, हाईली फायर प्रोन, मॉडरेटली फायर प्रोन और लेस फायर प्रोन की कैटेगरी में बांटा गया है। देश के 3.89% फॉरेस्ट कवर को एक्सट्रीमली फायर प्रोन कैटेगरी में रखा गया है। रिपोर्ट की माने तो पूर्वोत्तर और मध्य भारत के जंगलों पर वनाग्नि का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। रिपोर्ट में मिजोरम के जंगलों के 30% हिस्से को एक्सट्रीमली फायर प्रोन कैटेगरी में रखा गया है। वनाग्नि को लेकर पूर्वोत्तर भारत में 10,000 से अधिक बार अलर्ट जारी किए गए थे। हैरान करने वाली बात यह है कि पूर्वोत्तर के ज्यादातर हिस्सों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और इन वनों के वृक्ष आसानी से आग नहीं पकड़ते। बावजूद इसके यहाँ के जंगल वनाग्नि के प्रति अधिक सुभेद्य हैं। सर्वे में इसकी मुख्य वजह स्थानीय झूम कृषि पद्धति बताई गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी औद्योगिक या रिहायशी इलाके में उपयोग के लिए सामुदायिक संसाधनों का स्थानांतरण कर सके। दरअसल ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने एनसीआर के निजी उद्योगपतियों के लिए एक गांव के तालाब का स्थानांतरण करने का फैसला लिया है। इस फैसले के विरुद्ध याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के फैसले में बताया कि ऐसी स्थिति में जबकि कुछ क्षेत्र जल संकट से लगातार जूझ रहे होते हैं, ये संसाधन स्थानीय लोगों के लिए काफी अहम हो जाते हैं। लिहाजा स्थानीय लोगों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण देना बेहद जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 21 सभी लोगों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 के मुताबिक किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही इस स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। संविधान में इस अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाले अधिकारों की व्याख्या नहीं की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर मेनका गांधी बनाम भारत संघ जैसे अहम फैसलों के जरिए कई अधिकारों को इसके दायरे में ला दिया है। इनमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन की स्वतंत्रता, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जमानत प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू स्पीडी ट्रायल आदि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कुछ तस्करों को एक खास प्रजाति के सांप रेड सैंड बोआ के साथ पकड़ा गया है। इसकी कीमत 1.25 करोड़ रुपए बताई गई है, जिसकी खास वजह यह है कि काला जादू जैसी जादू टोना प्रथाओं में इसका उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इस गैर जहरीले सांप की काफी मांग है। इस सांप का उपयोग कुछ खास दवाइयों और कॉस्मेटिक्स बनाने में भी किया जाता है। रेड सैंड बोआ यानी इरिक्स जोहनी को 2 मुहा सांप भी कहा जाता है। तस्करी से बचाने के लिए इस प्रजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण दिया गया है। इसे इस अधिनियम की अनुसूची 4 में रखा गया है। अनुसूची 4 में शामिल किसी प्रजाति का शिकार करना एक कानूनी अपराध है। हालांकि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या विशेष अधिकारी को जब ऐसा लगता है कि कोई प्रजाति मानव जीवन या खड़ी फसल सहित किसी संपत्ति के लिए खतरनाक हो गई है या बीमार होने पर रिकवर नहीं कर सकती, तो वह किसी खास क्षेत्र में उसका शिकार करने की अनुमति दे सकता है। इसके अलावा रेड सैंड बोआ को साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के अपेंडिक्स 2 में भी रखा गया है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आक्रामक पौधे की प्रजाति सेन्ना स्पेक्टबिलिस का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। फर्न्स नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि सेंचुरी के 78.91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका फैलाव हो गया है। इस पौधे ने कर्नाटक स्थित बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व समेत तमिलनाडु के मुदुमलई टाइगर रिजर्व में भी फैलाव शुरू कर दिया है। यह वृक्ष 15 से 20 मीटर की ऊंचाई तक कम समय में वृद्धि कर लेता है, जिससे स्थानीय वृक्षों और घास की वृद्धि रुक जाती है। यह वन्य जीवों, विशेष तौर पर शाकाहारी जीवों के लिए खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न करती है। इसके अलावा यह एलिलो केमिकल्स भी उत्पन्न करता है, जिससे स्थानीय प्रजातियों का अंकुरण रुक जाता है। इसके फैलाव को रोकने के लिए केरल के वन विभाग ने फिजिकल एंड केमिकल मेजर्स अपनाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि बायोस्फीयर रिजर्व पहल की शुरुआत यूनेस्को ने 1973-74 में MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत की थी। यूनेस्को ने MAB को 1970 में लॉन्च किया था। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिमी घाट में 3 दक्षिणी राज्यों केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। यह 1986 में गठित किया गया भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में भारत के 11 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं।
नीलगिरी मैब में शामिल होने वाला पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। साल 2018 में MAB कार्यक्रम में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया था। जैव विविधता का संरक्षण, पारिस्थितिक संसाधनों का प्रयोग विकास कार्यों के लिए करना, रिसर्च एंड मॉनिटरिंग बायोस्फीयर रिजर्व को गठित करने के प्रमुख उद्देश्य हैं। पिछले दिनों पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जंगल बड़े स्तर पर आग की चपेट में आ गए थे। इससे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में करोड़ों जीव जंतुओं की मौत हुई है और वहां के वनों को भी भारी नुकसान हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा सहित कई शहरों में वायु प्रदूषण का भी असर देखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगना नई बात नहीं है। यहाँ लगभग हर साल झाड़ियों के कारण जंगलों में आग लगती है, जिसे बुश फायर्स भी कहा जाता है। लेकिन इस बार की वनाग्नि को सबसे भयावह बताया जा रहा है। विशेषज्ञों ने रिकॉर्ड तापमान, पिछले 5 दशकों का सबसे भयानक सूखा और हीट वेव्स को इस व्यापक आग का कारण बताया है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन को भी इस घटना का मुख्य कारण बताया गया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश हिस्सा मकर रेखा के निकट होने के कारण गर्म, शुष्क और सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जिससे जंगलों में आग तेजी से फैलती है। आग पर तेजी से काबू न कर पाने की वजह से इस घटना को क्लाइमेट सुसाइड का नाम दिया जा रहा है। इस बड़ी पर्यावरणीय घटना के लिए ऑस्ट्रेलिया की कोयला नीति को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया में कोयले और LNG का सबसे बड़ा निर्यातक है। इस आग के परिणामों पर नजर डालें तो कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पाए जाने वाले कोआला और कंगारू जैसे दुर्लभ जानवरों की बड़ी संख्या में मौत हुई है। समुद्री हीट वेव्स के कारण केल्प वनों पर भी असर पड़ रहा है। ठंडे और तट के निकट उथले जल में पाए जाने वाले शैवालों को केल्प कहा जाता है। बीते दिनों मौसम विभाग ने स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2019 रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में अत्यधिक खराब मौसम के चलते देश भर में 1500 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इस बार की रिपोर्ट में कुछ असामान्य मौसमी घटनाओं का जिक्र किया गया है। 2019 में बिहार खराब मौसम से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जबकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दोनों ही मानसूनों से सामान्य से अधिक बारिश हुई है और 2019 को हाल के वर्षों का अत्यधिक आर्द्र वर्ष घोषित किया गया है। दूसरी तरफ आंकड़ों में 2019 को अभी तक 7वां सबसे गर्म वर्ष, जबकि 2011 से 2019 के बीच की अवधि को अभी तक की सबसे गर्म अवधि बताया गया है। रिपोर्ट ने 1901 के बाद से भारत के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को सुर्खियों में रखा है। पूरे साल बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में कहीं अधिक साइक्लोन्स आए हैं। 117 सालों में दूसरी बार अरब सागर में इतने गंभीर साइक्लोन्स आए हैं। पिछले साल अरब सागर में वायु, हिक्का, क्यार, महा और पवन साइक्लोन्स ने दस्तक दी। वहीं बंगाल की खाड़ी में सामान्य से कम संख्या में केवल 3 साइक्लोन्स आए, लेकिन इन साइक्लोन्स से बड़े स्तर पर नुकसान भी हुआ। गौरतलब है कि पिछले साल बंगाल की खाड़ी में पाबुक, फेनी और बुलबुल साइक्लोन्स आए थे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में बाघों की मौत पर जानकारी मुहैया कराई है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में मरने वाले बाघों की संख्या 100 से कम रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 के बाद से बाघों की मौत की संख्या में लगातार गिरावट आई है। 2019 में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है। 2019 में जारी हुई बाघ गणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। NTCA ने बाघों की अप्राकृतिक मौत के लिए गैर कानूनी शिकार को मुख्य कारण बताया है, जबकि एक मामले में पॉइजनिंग की बात भी कही गई है। बाघों की मौतों की संख्या में आई निरंतर कमी के लिए NTCA ने बेहतर निगरानी, टाइगर रिजर्व के बेहतर प्रबंधन, जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रमों की सराहना की है। आपको बता दें कि NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। NTCA का मुख्य कार्य देश में बाघ संरक्षण को मजबूती प्रदान करना है। बाघों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। फिलहाल देश में टाइगर रिजर्व्स की कुल संख्या 50 है। NTCA बाघों की सुरक्षा और निरीक्षण के लिए हर एक टाइगर रिजर्व में M स्ट्राइप्स का उपयोग करता है। M स्ट्राइप्स यानी मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस के 2 भाग हैं। पहला पारितंत्र की निगरानी और वन्य जीव अपराध की रिकॉर्डिंग,
कानून प्रवर्तन और पेट्रोलिंग के लिए क्षेत्र आधारित प्रोटोकॉल और दूसरा भंडारण, क्षतिपूर्ति, विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए विशिष्ट सॉफ्टवेयर। केरल के कुछ क्षेत्रों में वनीकरण के लिए मियावाकी विधि का बड़े स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। इस पद्धति को अडॉप्ट करने के लिए नेचर्स ग्रीन गार्डियंस फाउंडेशन नामक एनजीओ का सहारा भी लिया जा रहा है और केरल वन विभाग भी राज्य के कुछ जिलों में इसे अडॉप्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। वनीकरण की मियावाकी विधि जापान के प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा ही विकसित की गई है। वे डिग्रेडेड लैंड पर वनीकरण के लिए दुनिया भर में विख्यात हैं। चूंकि इस विधि में काफी छोटे क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाता है, इसलिए यहाँ विभिन्न ऊंचाइयों वाली वनस्पति प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जाता है ताकि बड़े होने पर उनकी शाखाएं आपस में ना टकराएं और उनका पर्याप्त विकास हो सके। जहां पौधा लगाया जाता है उस गड्ढे में एक परत खाद जबकि एक परत प्राकृतिक अपशिष्ट से भरी होनी चाहिए। इसके अलावा समय समय पर छोटे छोटे पौधों या अंकुरों का भी रोपण किया जाता है। मियावाकी ने घरों के आंगन और पिछले हिस्से में मिनी फॉरेस्ट को बढ़ावा दिया है, जिससे शहरी वनीकरण की अवधारणा में नए बदलाव आए हैं। वनीकरण की मियावाकी विधि ने प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय कारणों से जापान के तटीय क्षेत्रों में प्रकृति को हुए भारी नुकसान की भरपाई करने में अहम भूमिका निभाई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केरल में पिछली बाढ़ों से हुए प्राकृतिक नुकसान की भरपाई के लिए इस विधि को राज्य सरकार द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। भारत के कई प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और तेलंगाना के कई क्षेत्रों में इस विधि का उपयोग किया जाता है। मानवीय गतिविधियों का जानवरों की जेनेटिक कनेक्टिविटी और उनकी आवाजाही पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इस बात का जिक्र बेंगलुरु स्थित नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज यानी NCBS ने अपने नए अध्ययन में किया है। खासतौर पर मध्य भारत के कुछ संरक्षित क्षेत्रों में 2012 से 2017 के बीच NCBS द्वारा किए गए अध्ययन में बताया गया है कि लंबी दूरी तय करने वाले 4 स्तनपाइयों, जंगली बिल्ली, तेंदुओं, स्लॉथ बियर और बाघों की जेनेटिक कनेक्टिविटी पर विपरीत असर पड़ा है। सबसे ज्यादा असर बाघों पर देखा गया है। गौरतलब है कि दुनिया की प्रसिद्ध जैव विविधता संरक्षण संस्थाओं ने भूभाग में होने वाले बदलावों, प्राकृतिक आवासों को होने वाले नुकसान, विखंडन और जलवायु परिवर्तन को जैव विविधता ह्रास की मुख्य वजह माना है। वहीं NCBS के मुताबिक वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए जाने वाले आवास खंडों के कारण इन जानवरों की आवाजाही में रुकावट पैदा होती है। इससे न केवल उनके जेनेटिक एक्सचेंज में गिरावट आती है बल्कि उनके विलुप्त होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। आपको बता दें कि नर स्तनपाई मादाओं की तुलना में लंबी दूरी तय करने के लिए जाने जाते हैं और आवास खंडों के अलग किए जाने से इनके आपसी संपर्क में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे उनकी जेनेटिक कनेक्टिविटी पर असर पड़ता है। लिहाजा संरक्षित क्षेत्रों में मानवीय आवाजाही के लिए अंडरपास या ओवरपास बनाए जाने चाहिए ताकि इन जानवरों की सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में कमी आए और उनकी जेनेटिक कनेक्टिविटी में भी बाधा ना हो। बिहार के भागलपुर में ताजे पानी के कछुओं के लिए पुनर्वास केंद्र खोलने की योजना बनाई गई है। यह कछुए के पुनर्वास के लिए इस तरह का पहला केंद्र होगा। यहाँ तस्करी से बचाए गए कछुओं को रखा जाएगा। यह केंद्र इन कछुओं के इलाज में बड़ी भूमिका निभाएगा। दरअसल हाल ही में स्थानीय बचाव दल ने बड़ी संख्या में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे कछुओं को बरामद किया है। आपको बता दें कि नदी पारी तंत्र में कछुओं का विशेष महत्व होता है। कछुए जलीय पादपों और मछलियों को भोजन के तौर पर ग्रहण कर उनकी आबादी को नियंत्रित करने में खासी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा वे मरे हुए पादपों और जीवों का अपघटन कर नदी तंत्र को भी साफ बनाए रखते हैं। लेकिन हाल के समय में अवैध तस्करी इनकी आबादी के लिए बड़ा संकट बन गई है। ट्रैफिक इंडिया की माने तो भारत में हर साल लगभग 11,000 कछुओं की तस्करी की जा रही है। इसके लिए ट्रैफिक इंडिया ने कछुओं के मांस की मांग, उन्हें पालने और औषधि बनाने में उनके प्रयोग को जिम्मेदार बताया है। इसके अलावा डैम्स, प्रदूषण और मछली पकड़ने के जाल में फंस जाने की वजह से भी इनकी आबादी पर असर पड़ रहा है। ट्रैफिक यानी ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन कॉमर्स की स्थापना WWF एवं IUCN ने मिलकर 1976 में एक गैर सरकारी संस्था के तौर पर की थी। इस संस्था का प्रमुख कार्य वन्य जीवों और पादपों से संबंधित व्यापार की निगरानी करना है, जिसके लिए यह साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा के साथ मिलकर काम करता है। बीते दिनों भीतरकनिका एनुअल रेप्टाइल सेंसस जारी की गई।
आंकड़ों के मुताबिक ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास के इलाकों में पिछले साल की तुलना में खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बता दें कि पिछले साल इसी क्षेत्र में 1742 मगरमच्छों की गिनती हुई थी, जो कि अब बढ़कर 1757 हो गई है। इनमें 12 एल्बिनो मगरमच्छ और 4 बहुत बड़े मगरमच्छ भी शामिल हैं। मगरमच्छों की संख्या में 2000 में हुए सेंसस की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। भारत में मगरमच्छों की स्थिति पर नजर डालें तो यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ, मगर और घड़ियाल की प्रजातियां पाई जाती है। इनमें घड़ियाल को IUCN के रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मगर को वल्नरेबल, वहीं खारे पानी के मगरमच्छ को लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। दुनिया के सबसे बड़े जीवित सरीसृप यानी खारे पानी के मगरमच्छ खासतौर पर भारत के पूर्वी तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। वहीं घड़ियाल का मुख्य निवास स्थान चंबल नदी क्षेत्र है। ओडिशा में भारतीय मगरमच्छों की ये तीनों प्रजातियां मिलती हैं। आपको बताते कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के सबसे बेहतरीन जैव विविधता वाले स्थानों में से एक है। यह अपने हरे मैंग्रोव, प्रवासी पक्षियों, कछुओं और खारे पानी के मगरमच्छों के लिए जाना जाता है। भीतरकनिका को 1998 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह उद्यान ब्राह्मणी, वैतरणी, धमरा और महानदी जैसी नदी प्रणालियों के मुहाने पर स्थित है। यह उद्यान 2002 से रामसर साइट का भी हिस्सा है। बीते दिनों फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने वनों में व्यापार से जुड़ी योजना को मंजूरी दी। इस योजना को ग्रीन क्रेडिट स्कीम नाम दिया गया है। यह योजना वनों के वस्तु के तौर पर व्यापार करने को मंजूरी देती है। इसके तहत गैर सरकारी एजेंसीज मसलन निजी कंपनियों या विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटीज को किसी चयनित भू क्षेत्र में पौधारोपण की मंजूरी दी गई है। 3 साल बाद अगर ये वन विभाग के मापदंडों पर खरे उतरते हैं तो इन वनों को क्षतिपूरक वन भूमि माना जा सकता है। इसके बाद अगर किसी उद्योग को वन भूमि की जरूरत होती है तो वह गैर सरकारी एजेंसी को उस वन भूमि के लिए भुगतान कर सकता है। हालांकि इसे बाद में वन भूमि के रूप में रिकॉर्ड करने के लिए वन विभाग के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब ऐसी कोई योजना लाई जा रही है। इससे पहले 2015 में PPP मॉडल पर डिग्रेडेड लैंड के लिए भी ऐसी ही योजना लाई गई थी, लेकिन उस योजना को सरकार ने अंतिम मंजूरी नहीं दी थी। इस तरह की योजना पारंपरिक वन क्षेत्र के बाहर भी वनारोपण करने के लिए प्रेरित करेगी। आपको बताते चलें कि किसी वन क्षेत्र के गैर वनीय उपयोग पर मंजूरी देने के लिए सरकार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत एक समिति गठित कर सकती है। बाद में इस कमेटी को वन संरक्षण नियम 2003 के तहत फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का नाम दिया गया। हाल ही में गोवा के महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 4 बाघों की मौत के बाद राज्य में टाइगर रिजर्व की मांग तेज हो गई है। गोवा सरकार टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए 2017 में ही राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को प्रस्ताव भेज चुकी है। सरकार ने महादेई, नेत्रावली और कोटिगाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र और महावीर नेशनल पार्क के कुछ हिस्से को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। आइए समझते हैं कि कोई क्षेत्र कैसे टाइगर रिजर्व के तौर पर अधिसूचित किया जाता है। सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राज्य सरकार को बाघ संरक्षण योजना बनानी होती है। राज्य सरकार इस योजना को राज्य वन्य जीव बोर्ड के जरिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को भेजती है। इसके बाद यह प्रस्ताव NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को सौंपा जाता है। आखिर में NTCA की सिफारिश पर राज्य सरकार किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के तौर पर अधिसूचित करती है। एक बार टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद उसकी सीमाओं में बदलाव केवल NTCA की सिफारिश और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की मंजूरी के बाद ही किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी टाइगर रिजर्व से यह दर्जा हटाना हो तो ऐसा केवल सार्वजनिक हित में NTCA और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की मंजूरी के बाद ही किया जा सकता है। वर्तमान में गोवा में 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोंडला, चोराव आइलैंड, कोटिगाओ, महादेई, मोलेम और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और एकमात्र नेशनल पार्क भगवान महावीर नेशनल पार्क है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तेल और गैस फर्म्स को राहत देने का फैसला लिया है। इन फर्म्स को तटवर्ती और अपतटवर्ती ड्रिलिंग के लिए पर्यावरणीय मंजूरी के नियमों में ढील दी गई है। इसके अलावा वे पर्यावरणीय मंजूरी के बिना कुएं खोदने और भूकंपीय सर्वे जैसे कार्य भी कर सकेंगी। गौरतलब है कि तेल और गैस निष्कर्षण जैसे प्रोजेक्ट्स को EIA यानी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की कैटेगरी A में रखा जाता था।
इसका अर्थ यह है कि इन प्रोजेक्ट्स की केंद्र द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा समीक्षा की जाती थी। इसके बाद समिति द्वारा उस प्रस्ताव को स्थानीय निवासियों द्वारा सुनवाई के लिए भेजा जाता था। हालांकि कैटेगरी ए में रखे गए किसी भी अपतटीय ड्रिलिंग प्रोजेक्ट को पहले भी स्थानीय सुनवाई से नहीं गुजरना होता था, लेकिन हालिया फैसले के बाद इन प्रोजेक्ट्स को EIA की कैटेगरी ए से हटाकर कैटेगरी B2 में शामिल कर दिया गया है। सरकार ने इस तरह की छूट देने के लिए EIA अधिसूचना 2006 में संशोधन किया है। हालांकि हाइड्रोकार्बन ब्लॉक के लिए की जाने वाली ड्रिलिंग को इससे छूट नहीं दी गई है और उसे अभी भी कैटेगरी ए में रखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि नए फैसले से कावेरी डेल्टा में कृषि क्षेत्रों जैसे जलीय पारितंत्र पर खराब प्रभाव पड़ेगा। एक हालिया रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया के विशिष्ट जीव प्लेटिपस के अस्तित्व पर बढ़ते खतरे को लेकर चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट की माने तो कई कारणों से इस खास प्रजाति की संख्या में लगभग 40% की गिरावट आई है। विशेषज्ञों के मुताबिक एक समय ये जीव पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि और तस्मानिया में बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन आवास विखंडन, बांध और मेड़ों की वजह से इनके अस्तित्व पर लगातार खतरा बना हुआ है। कृषि के कारण इनके बिलों का विखंडन हुआ है, जबकि बांधों के निर्माण से इनके विचरण पर खासा असर पड़ा है। हालांकि रिपोर्ट में इन पर बढ़ रहे खतरे के लिए जलवायु परिवर्तन, लैंड क्लियरिंग और समय समय पर पड़ने वाले गंभीर सूखा को बड़ा कारण माना गया है। IUCN ने प्लेटिपस को रेड लिस्ट की नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा है। बता दें कि प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कुछ अनूठे जीवों में से एक है। यह एक मोनोट्रेमस जीव है और दुनिया की ऐसी केवल 5 प्रजातियों में से एक है। इनमें से 4 एकिडीना प्रजाति के जीव हैं जो चींटियों का भोजन करते हैं। मोनोट्रेमस वे स्तनपायी होते हैं जो अंडे देते हैं और परभक्षी भी होते हैं। मोनोट्रेमस की शारीरिक संरचना सामान्य स्तनपायियों से काफ़ी अलग होती है। प्लेटिपस एक सेमी एक्वेटिक जीव भी है, यानी ये जल और भूमि दोनों में रहते हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में प्लेटिपस के अलावा कंगारू, कोआला, एकिडीना, डिंगो, वेलेबी, एमू, कोकैटू और टाइगर स्नेक जैसी कुछ अनूठी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोस्टल रेगुलेशन जोन के कुछ नियमों को आसान बनाया है। नियमों में ढील देने से बीचेस को ब्लू फ्लैग पाने में आसानी होगी। दरअसल केंद्र ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत चुनिंदा बीचेस के कोस्टल रेगुलेशन क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। पिछले साल पर्यावरण मंत्रालय ने 13 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए चुना था। नोटिफिकेशन में इन गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई है। इस निर्माण कार्य में हाई टाइड लाइन से न्यूनतम 10 मीटर की दूरी बरतनी होगी। इन गतिविधियों में पोर्टेबल टॉयलेट ब्लॉक्स, चेंज रूम्स एंड शावर पैनल्स, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, सोलर पावर प्लांट, प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, बीच एक्सेस पाथवेज, लैंडस्केप लाइटनिंग, सीटिंग बेंचेस एंड सिट आउट अम्ब्रेलाज को शामिल किया गया है। इसके अलावा आउटडोर प्ले इक्विपमेंट, CCTV सर्विलांस एंड कंट्रोल रूम, फर्स्ट एड स्टेशन, क्लॉक रूम फैसिलिटी, सेफ्टी वॉच टावर्स एंड बीच सेफ्टी इक्विपमेंट, बीच लेआउट, एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन बोर्ड्स, फेंसिंग, पार्किंग फैसिलिटी, एंट्री गेट, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर और ऐसी कोई भी सुविधा जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करे, उन्हें भी इन गतिविधियों में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पर्यावरण के उच्च गुणवत्ता स्तर को प्रदर्शित करता है। यह सर्टिफिकेट डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में तकनीकी को वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का विकल्प माना जाता है, लेकिन इससे कुछ गंभीर समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। यह बात फ्रांस स्थित CNRS रिसर्च सेंटर ने अपनी एक रिपोर्ट में कही है। रिपोर्ट में लोगों का ध्यान खींचने वाले कुछ तथ्य बताए गए हैं कि 1 MB के किसी ईमेल को भेजने की लागत 20 ग्राम CO2 उत्सर्जन के बराबर होती है। इसके अलावा प्रति घंटे 25 वाट बिजली की कीमत भी इतनी ही बड़ी होती है। दुनिया में प्रतिदिन बड़ी तादाद में भेजे जाने वाले ईमेल्स और दुनिया में स्थापित इतने बड़े डेटा नेटवर्क को चलाने के लिए जितनी बिजली की ज़रूरत होती है, उसका ज़्यादातर हिस्सा परंपरागत संसाधनों से पैदा किया जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि ग्लोबल एनर्जी मिक्स में सूचना और प्रौद्योगिकी के कारण होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का बड़ा हिस्सा है।
2013 में यह 2.5% था, जिसके 2020 में बढ़कर 4% होने की आशंका है। वहीं द बेसल एक्शन नेटवर्क NGO ने इस बात का आकलन लगाया है कि यूरोपीय यूनियन हर साल लगभग 3,50,000 टन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल कचरा विकासशील देशों को निर्यात करता है। ये अपशिष्ट पर्यावरण में संदूषक का काम करते हैं, जिससे इन देशों पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है। इसके साथ ही आधुनिक मोबाइल और डिवाइस बनाने के लिए पृथ्वी के दुर्लभ तत्वों की खोज के लिए भी देशों के बीच होड़ मची हुई है। इससे अफ्रीका और एशिया के कई देशों में बड़े स्तर पर निर्वनीकरण और जल प्रदूषण की समस्या पैदा हुई है। हाल ही में भारत की 10 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट का दर्जा देने का ऐलान किया गया है। इस फैसले के बाद देश में रामसर स्थलों की संख्या 37 हो गई है। इन सभी स्थलों का कुल क्षेत्रफल बढ़कर 10,67,939 हेक्टेयर हो गया है। महाराष्ट्र में आर्द्र भूमि नंदूर मधमेश्वर को इस सूची में शामिल किया गया है। यह पहला मौका है जब महाराष्ट्र में किसी स्थल को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। वहीं पंजाब के केशोपुर मियानी, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और नांगल, जबकि उत्तर प्रदेश के नवाबगंज, पार्वती अर्गा, समन, समसपुर, सांडी और सरसई नावर को भी रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। अब पंजाब में रामसर स्थलों की संख्या 3 से बढ़कर 6 और उत्तर प्रदेश में यह संख्या 1 से बढ़कर 7 हो गई है। रामसर का यह फैसला भारत द्वारा आर्द्र भूमियों के संरक्षण, उसके कायाकल्प और रिस्टोरेशन की दिशा में किए गए सफल प्रयासों के बाद आया है। केंद्र सरकार ने आर्द्र भूमियों के संरक्षण और रिस्टोरेशन के लिए पिछले 6 माह में 4 रणनीतियां तैयार की हैं। इनमें बेसलाइन डेटा तैयार करना, वेटलैंड हेल्थ कार्ड्स, वेटलैंड मित्रों को सूचीबद्ध करना और टारगेटेड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान तैयार करना शामिल है। आपको बता दें कि आर्द्र भूमि कुछ खास पारितंत्र हैं जो खाद्य, फाइबर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वाटर प्यूरिफिकेशन, बाढ़ शमन, अपरदन नियंत्रण और जलवायु नियमन जैसी संसाधन और पारितंत्र सेवाएं देती हैं। विश्व स्तर पर इन खास पारितंत्रों के संरक्षण के लिए 1971 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह एक अंतर सरकारी समझौता है। हाल ही में CPCB ने उत्पादों की पैकेजिंग से पैदा होने वाले प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने के लिए एक प्रणाली की स्थापना करने की बात कही है। ई-कॉमर्स कंपनियों को इस प्रणाली की स्थापना करनी होगी। CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को एक सवाल के जवाब के मद्देनजर यह जानकारी दी है। CPCB के मुताबिक अब अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगी। दरअसल कुछ समय पहले 16 साल के बच्चे ने अपने कानूनी सहायक के जरिए NGT में ऐसे प्लास्टिक वेस्ट पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका पर NGT ने संबंधित कार्रवाई पर CPCB से जवाब मांगा था। आपको बता दें कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के मुताबिक प्रयोग में लाई गई किसी भी तरह की बहुपरतीय थैली, पाउच या पैकेजिंग को इकट्ठा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी बाजार में उत्पादों को उतारने वाले निर्माताओं, आयातकों या ब्रांड के मालिकों की होती है। इन नियमों में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि उत्पादों की उनके खत्म होने तक पर्यावरणीय प्रबंधन की जिम्मेदारी उत्पाद निर्माताओं की होती है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयोग के तौर पर सरकार को अफ्रीकी चीते को भारत में उचित स्थान पर बसाने की इजाजत दे दी है। यह इजाजत NTCA यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दी गई। NTCA ने दुर्लभ एशियाई चीते के विलुप्त होने का तथ्य बताते हुए नामीबिया से अफ्रीकी चीते को लाकर भारत में बसाने की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उन स्थानों के सर्वेक्षण का आदेश दिया है जहां अफ्रीकी चीते को रखा जा सकता है। फिलहाल अफ्रीकी चीते को प्रायोगिक आधार पर लाया जाएगा ताकि यह देखा जा सके कि वे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं या नहीं। इस परियोजना की निगरानी के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। यह समिति हर 4 महीने में कोर्ट को रिपोर्ट देगी। सर्वेक्षण के बाद NTCA द्वारा इस संबंध में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार द्वारा यह पहल चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के तहत की जा रही है। ईरान के मना करने के बाद एशियाई चीते के लिए भारत ने नामीबिया से संपर्क किया था। आपको बता दें कि एशियाई चीते को IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि ये चीते केवल ईरान में ही जीवित हैं। सरकार ने 1952 में एशियाई चीते को भारत से विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया था। विलुप्त हुए एशियाई चीते को फिर से बसाने के लिए 2010 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पायलट परियोजना के तौर पर चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इसके तहत विदेशी चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य में बसाया जाना था, लेकिन
2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्ताव को खारिज कर इस पर स्टे लगा दिया था, जो अब 7 सालों के बाद हटा दिया गया है। रीइंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज का मतलब है कि किसी प्रजाति को ऐसे क्षेत्र में छोड़ना जहां वह जीवित रहने में सक्षम हो। ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गुजरात के वन विभाग के साथ मिलकर कोरल रीफ्स को रिस्टोर करने का प्रयास कर रहा है। यह पहली बार है जब कोरल रीफ्स को रिस्टोर करने के लिए बायो रॉक या मिनरल एक्रेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया के लिए 19 जनवरी को कच्छ की खाड़ी में मीठापुर तट से 1 नॉटिकल माइल दूर बायो रॉक स्ट्रक्चर को इंस्टॉल किया गया था। बायो रॉक स्ट्रक्चर की यह खास अवस्थिति कच्छ की खाड़ी में आने वाले उच्च ज्वारों को ध्यान में रखकर तय की गई है। बायो रॉक ऐसे पदार्थ होते हैं जो समुद्री जल में घुले खनिजों के इलेक्ट्रो एक्यूमुलेशन यानी वैद्युत संचयन से निर्मित किए जाएंगे। इन पदार्थों को एक ऐसी स्टील संरचना पर सेट किया जाएगा जो सी बेड पर अवस्थित होगा। इस स्टील संरचना को तैरते हुए सोलर पैनल से ऊर्जा दी जाएगी। विशेषज्ञों की माने तो यह तकनीक इलेक्ट्रोड से विद्युत धारा के छोटे हिस्से को प्रवाहित करने के माध्यम से काम करती है। जब धनावेशित एनोड और ऋणावेशित कैथोड को विद्युत धारा प्रवाह के साथ समुद्र नितल पर लगाया जाता है, तब इस दौरान कैल्शियम आयन कार्बोनेट आयन से मिश्रित होकर कैथोड से जुड़ जाते हैं। इससे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और जब कोरल के लार्वा कैल्शियम कार्बोनेट के संपर्क में आते हैं तो वे तेजी से वृद्धि करते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब टूटे हुए कोरल्स को इस बायो रॉक स्ट्रक्चर के संपर्क में लाया जाता है तो ये सामान्य से 4 से 5 गुना तेज गति से वृद्धि करने लगते हैं। हाल ही में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगे बुशफायर से न केवल यहां के वृक्ष नष्ट हुए बल्कि करोड़ों की संख्या में स्थानीय वन्यजीव भी मरे हैं। इस आग के बाद यहां की विशिष्ट और स्थानीय प्रजाति कोआला की संख्या पर बड़ा असर पड़ा है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हाल ही में कहा है कि कोआला के इतनी बड़ी संख्या में मरने और लगभग 30% आवासों के नष्ट होने के बाद इन्हें जल्द ही इंडेंजर्ड घोषित किया जा सकता है। दरअसल कोआला ऑस्ट्रेलिया की विशिष्ट प्रजाति है। ये साधारण तौर पर किसी भालू जैसे दिखते हैं, जिस कारण इन्हें कोआला बेयर भी कहा जाता है, लेकिन ये मार्सुपियल होते हैं। ये जीव ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स प्रांतों में पाए जाते हैं। पिछले लंबे समय से वनों के काटे जाने और सड़क हादसों के कारण इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई है। वहीं कोआला कोस्ट क्षेत्र में 1996 से 2014 के बीच इनकी संख्या में 80% से ज्यादा की गिरावट आई है। इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। मार्सुपियल स्तनपायी की श्रेणी में आते हैं। इनके शरीर में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें इन जीवों के बच्चे सुरक्षित रहते हैं। इन जीवों का गर्भकाल सामान्य स्तनपाइयों से कम होता है। मार्सुपियल श्रेणी के अन्य जीवों में कंगारू, वेलबी, तस्मानियन डेविल, वोम्बाट आदि शामिल हैं। कुन्नूर स्थित एक ट्रस्ट ने नीलगिरी वनों में 10,000 से अधिक वृक्षों को लगाने का एक प्रस्ताव रखा है। हालांकि चिंता की बात यह है कि इनमें ज्यादातर एक्सोटिक यानी विदेशज प्रजातियों के वृक्ष हैं। नीलगिरी वनों के पुनर्विकास के लिए प्रस्तावित इस योजना पर कुछ पर्यावरण के जानकारों का मानना है कि इन विदेशज प्रजातियों के आने से नीलगिरी के पारितंत्र पर काफी गलत असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाइन, पोडोकार्पस और साइप्रस जैसी विदेशज प्रजातियों से यहाँ की मृदा संरचना पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये वृक्ष जहाँ होते हैं वहाँ की मृदा पर तो फर्क पड़ता ही है, साथ ही साथ इनकी कैनोपी के नीचे छोटे पौधे, स्थानीय घास और जड़ी बूटियां भी नहीं उग पाती। इससे यह भी संभावना है कि यहाँ के वन्य जीवों पर भी असर पड़े। इसलिए इन वनों में यहाँ के स्थानीय वृक्ष मसलन शोला ही लगाया जाना चाहिए। शोला वन पश्चिमी घाट में लगभग 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले सदाबहार वन हैं। शोला वनों में ऊंचाई के आधार पर सबसे नीचे आर्द्र सदाबहार वन, उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन और फिर पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। बीते दिनों फूड केमिस्ट्री पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में नीलगिरी क्षेत्र में फलों और सब्जियों के लिए कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग की बात सामने आई है। यह शिकायत खास तौर पर आलू और गाजर की फसल के मामले में देखी गई है। अध्ययन टीम के मुताबिक स्ट्रॉबेरी, बंद गोभी, फूल गोभी और लहसुन में भी यही शिकायत पाई गई। गौरतलब है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुछ ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशकों के लिए MRL यानी मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट्स तय करता है। हालांकि फलों और सब्जियों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कुछ कीटनाशकों के लिए MRL तय नहीं किया जाता। लिहाजा JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी के शोधकर्ताओं ने नीलगिरी में इन कीटनाशकों में MRL की जांच के लिए यूरोपीय मानकों का सहारा लिया।
दरअसल ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशकों में मुख्य तौर पर एसीफेट, मैलाथियोन, प्रोफेनोफोस, क्लोरपीरिफोस और क्विनलफोस शामिल हैं, जिन्हें फलों और सब्जियों की खेती के लिए उपयोग में लाया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक MRL कीटनाशक के अवशेषों की सांद्रता की वह अधिकतम सीमा है जिसे कानूनी रूप से या किसी खाद्य वस्तु या जानवरों के चारे में अधिकतम उपयोग के लिए स्वीकृत किया जाता है। MRL स्वस्थ कृषि गतिविधियों पर आधारित होता है।